हेलो फ्रेंड्स, हम आज का द इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट न्यूज़ है कि फार्मर लीडर्स का क्या कहना है। तो फार्मर की यूनियन लीडर्स का ये कहना है कि जो एपीएमसी मंडीज़ है वो वीक हो जाएंगी लॉस के बाद, क्योंकि आपने प्राइवेट, उनका ये कहना है कि सरकार ने प्राइवेट मंडीज़ में टैक्स हटा दिया। तो अगर प्राइवेट मंडीज़ में टैक्स नहीं होगा तो सब लोग वहीं पर ट्रेड करेंगे, तो धीरे धीरे एपीएमसी वीक हो जाएगी। तो गवर्नमेंट ने बोला है कि वे इस बात पर थोड़ा विचार करेंगे कि एपीएमसी मंडीज़ और प्राइवेट मंडीज़ में एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो। तो इसके अलावा एक और इशू हम नेक्स्ट पेज पर डिस्कस करेंगे। अब सेकंड न्यूज़ ये है कि यूएन ने डिसाइड किया है कि कैनाबीस को रीक्लासीफाई किया जाए, क्योंकि कैनाबीस पे अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रिंजेंट रेगुलेशंस और उसको डेंजरस नार्कोटिक में क्लासीफाई किया जाता है हेरोइन के साथ। और इसके लिए इंडिया ने भी फेवर में वोट किया कि हाँ, इसको रिक्लासीफाई किया जाए और इतनी स्ट्रिंजेंट रेगुलेशन से इसे हटाया जाए ताकि इसका मेडिसिनल यूज़ हो सके, क्योंकि अभी इतनी ज़्यादा स्ट्रिंजेंट रेगुलेशन की वजह से इसका मेडिसिनल यूज़ होने में भी बहुत दिक्कत आती है। तो इंडिया हैज़ वोटेड विद द मेजॉरिटी एट द यूनाइटेड नेशंस टू रिमूव कैनाबीज एंड कैनाबीज रेजिन फॉर द लिस्ट ऑफ मोस्ट डेंजरस सब्सटेंसेज इन द फ्लैगशिप इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन नार्कोटिक ड्रग्स। तो अभी शेड्यूल 4 ऑफ द 1961 सिंगल कन्वेंशन ऑन नार्कोटिक ड्रग्स से वहाँ से हटाया जाएगा इसे, क्योंकि अभी किसके अलॉन्ग प्लेस्ड है, अभी ये हेरोइन के अलॉन्ग प्लेस्ड है, तो वहाँ से इसको हटाया जाएगा ताकि इसका मेडिसिनल पर्पस में यूज़ हो सके। 59 ईयर्स तक कैनाबीज सेक्शन शेड्यूल 4 में थी 1961 सिंगल कन्वेंशन की। इसके अलावा एमडीएच के जो महाशय थे उनकी डेथ हो गई है। तो ये पाकिस्तान के सियालकोट से आए थे माइग्रेशन के टाइम पे, और उसके बाद तो फिर रेस्ट इज हिस्ट्री। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं कि एक और इशू क्या है फार्मर्स का। तो एक्ट में ये लिखा है सेक्शन 15 में कि जो डिस्प्यूट्स होंगे, जो भी ट्रांजैक्शन होगा ऑल्टरनेटिव मार्केट्स में, तो आप उनको लेकर सिविल कोर्ट्स में नहीं जा सकते हैं। तो मेनली आपको उन इश्यूज़ को लेकर कहाँ जाना है, कॉन्सिलेशन बोर्ड्स और अपीलेट अथॉरिटीज़ के अंदर, जो कि अपॉइंटेड होंगी बाई द लोकल सब डिविजनल मजिस्ट्रेट्स और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स, और जो इनके ऑर्डर्स होंगे उनकी सेम डिग्री होगी जो कि सिविल कोर्ट की होगी। तो बस फार्मर्स के ये बोलना है कि उनको ये अथॉरिटी दी जाए कि वो सिविल कोर्ट जा सकें। सेक्शन 15 में क्या लिखा है, उसमें ये लिखा है नो सिविल कोर्ट शैल हैव जूरिसडिक्शन टू एंटरटेन एनी सूट और प्रोसीडिंग्स इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी मैटर। तो फिर फार्मर्स का ये कहना है कि उनको सिविल कोर्ट जाने दिया जाए, क्योंकि इसमें ये लिखा है कि सिविल कोर्ट इसे डील नहीं करेगा, जो कि रिकॉन्सिलिएशन बोर्ड्स है और अपीलेट अथॉरिटीज़ है, जो कि एसडीएम और डीएम बनाएंगे, वही लोग इनसे डील करेंगे। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। इसमें कुछ ये नहीं है, बस दिल्ली गवर्नमेंट ने हाई कोर्ट को बोला है कि कोई नाइट कर्फ्यू नहीं लगेगा, क्योंकि अभी कोविड-19 के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे, तो ये बात ही थी। और आज नेवी डे सेलिब्रेट किया जा रहा था, तो उसके बारे में ये आया है कि नेवी डे के बारे में। और नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। यहाँ पर हाई कोर्ट का ये कहना है कि जैसे विक्टिम्स को मैंडेटरी रिलीफ प्रोवाइड कराना चाहिए, कॉम्पनसेशन प्रोवाइड कराना चाहिए, क्योंकि उनका ये, उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि विक्टिम्स आर द अनफॉर्चुनेटली फॉरगॉटन पीपल, की क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में विक्टिम्स को भूल जाया जाता है। थोड़े दिनों बाद क्या होता है कि ऑफेंडर की क्या राइट है, वो इतने दिनों से जेल में है, ये उसके राइट्स पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, विक्टिम्स को भूल जाते हैं। जब एक बार ऑफेंडर गिल्टी हो जाता है उसे सज़ा मिलना शुरू हो जाती है। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने रूल किया है कि सेक्शन 357 ऑफ द सीआरपीसी, तो उन्होंने उससे बोला है कि कोर्ट को एम्पावर किया है कि आप हर केस में कोशिश करें, क्रिमिनल केस में, कि आप कॉम्पनसेशन दें विक्टिम्स ऑफ क्राइम को, जिस हिसाब से उनको इंजरी हुई है, लॉस हुआ है। और ये मैंडेटरी कर दिया है कि हर हाई कोर्ट को कॉम्पनसेशन जजमेंट में प्रोवाइड कराना ही होगा जो भी विक्टिम्स है। तो ये हाई कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि सिर्फ पनिशमेंट देने से कुछ नहीं हो सकता है कि किसी फैमिली का ब्रेड विनर की डेथ हो गई हो किसी क्रिमिनल केस में, तो यही बोला गया है कि उनको कॉम्पनसेशन प्रोवाइड कराना चाहिए। लेकिन अगर ये हो सकता है कि विक्टिम के पास, एक्यूज के पास इतना पैसा ही ना हो कि विक्टिम को कॉम्पनसेट करा लिया, तो इसके लिए भी कुछ कहा गया हाईकोर्ट के द्वारा। तो उन्होंने ये बोला है कि तो वहाँ पर विक्टिम कॉम्पनसेशन फंड से उसे पैसा दिया जाएगा। हाउएवर इट सेड पेमेंट ऑफ कॉम्पनसेशन टू विक्टिम एंड स्टेट ऑन कॉस्ट ऑफ प्रोसिक्यूशन विल डिपेंड ऑन एक्यूज एबिलिटी टू पे। तो जितना कॉस्ट दिया जाएगा वो अक्यूज की एबिलिटी कि वो पे कर सकता है कि नहीं कर सकता। इफ अक्यूज डज नॉट हैव कैपेसिटी टू पे कॉम्पनसेशन और कॉम्पनसेशन अवॉर्डेड अगेंस्ट अक्यूज इज नॉट एडेक्वेट फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ विक्टिम, या तो फिर वो जितना दे भी रहा है पैसा, अगर वो उतना काफ़ी नहीं है विक्टिम के लिए ताकि उसका रिहेबिलिटेशन हो सके, तो इसमें कोर्ट इन्वोक कर सकता है सेक्शन 357A ऑफ द सीआरपीसी, और फिर केस को रिकमेंड कर सकता है दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी को, फिर वो उसको कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करेंगे विक्टिम कॉम्पनसेशन फंड से। तो मेनली यही है सेक्शन 357, जिसमें आपको सबको कॉम्पनसेशन प्रोवाइड कराना है, जो भी विक्टिम, अगर नहीं आप प्रोवाइड करा पा रहे तो आपको विक्टिम कॉम्पनसेशन फंड से प्रोवाइड कराना है। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। ये मेनली इतनी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, बस ये है कि आर्मी में रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं, तो उसमें एक और नई पोस्ट क्रिएट की गई है, जो कि होगी डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी या तो फिर डिप्टी चीफ ऑफ स्ट्रैटेजी पोस्ट। तो बस ये मेनली सिंगल पॉइंट एडवाइस का काम करेगा, जो भी वाइस चीफ होंगे ऑफ आर्मी ऑन ऑपरेशनल इश्यूज। इसकी नीड कब अराइज हुई, जब डोकलाम क्राइसिस हुई, तब पता चला कि बहुत सारे लोग सेम इनपुट्स दे रहे थे, क्योंकि वो डिफरेंट वर्टिकल्स के अंदर थे। तो अब ये डिसाइड हुआ कि अब एक पोस्ट बना देंगे तो सारे इनपुट्स कोहेरेंट होंगे। अब हम नेक्स्ट न्यूज़ पर चलते हैं। यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ने फाउंडेशन स्टोन डाला है किसका, कि एक एनर्जी पार्क बनेगा कच्छ में,
वहाँ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी शेड्यूल टू विजिट गुजरात ऑन December 15। वो एक फाउंडेशन स्टोर डाला है किसका, 30,000 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी पार्क इन कच्छ। जो पार्क होगा वो मिक्स होगा सोलर और विंड पावर का। तो ये कहाँ बन रहा है, इंडो पाक बॉर्डर, जो वहाँ पर डेजर्ट है तो वहाँ पर बन रहा है मेनली वहाँ पे। इसके अलावा पीएम मोदी विल ऑल्सो ले फाउंडेशन स्टोन फॉर अ डीसैलिनेशन प्लांट इन मांडवी। इसके अलावा वहाँ पे एक डीसैलिनेशन प्लांट भी बनाया जाएगा कि वहाँ के जो लोग हैं वहाँ की डोमेस्टिक फार्मिंग और इंडस्ट्रियल नीड्स हो सके। सेकंड डीसैलिनेशन प्लांट होगा ये गुजरात का आफ्टर दहेज नियर सूरत। इससे पहले दहेज नियर सूरत उस जगह पर भी एक डीसैलिनेशन प्लांट बनाया जा चुका है। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। आफ्टर गुजरात सेज मूव में बैकफायर, तो अभी हाईकोर्ट ने ये ऑर्डर दिया था कि ये जो गुजरात में जो लोग भी मास्क नहीं लगा रहे हैं तो उनको ज़बरदस्ती जो भी कम्युनिटी सेंटर्स हैं कोविड केयर के वहाँ पर उनको काम कराया जाए। तो ये बात आई है कि ये मूव बैकफायर हो सकता है, क्योंकि अब जब वो कम्युनिटी केयर कोविड सेंटर्स में काम करेंगे तो वो ज़्यादा उनको कोरोना हो सकता है, वो ज़्यादा एक्सपोज है कोरोना के लिए। तो इससे क्या होगा, इससे और ज़्यादा लोग हो जाएंगे जिनको कोरोना हो चुका। तो कभी कभी कुछ डिसीजंस ऐसे होते हैं कि जिनके बैकफायर बहुत ज़्यादा करने के चांसेस होते हैं। तो हमें हमेशा डिसीजन सोच के लेना चाहिए कि इसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। अ डे आफ्टर द गुजरात हाई कोर्ट डायरेक्टेड द स्टेट गवर्नमेंट टू कम आउट विद अ नोटिफिकेशन मैंडेटिंग कम्युनिटी सर्विस एट कोविड सेंटर्स फॉर दोज फाउंड नॉट वेयरिंग मास्क और वायलेटिंग सोशल डिस्टेंसिंग रूल। तो ये बोला गया था। तो अब क्या पिटीशन आई है तो उसमें क्या ऑब्जर्व किया गया है, हैज द पोटेंशियल ऑफ बैकफायरिंग एंड में एक्चुअली रिजल्ट इन इंक्रीज ऑफ द नंबर ऑफ कोविड केसेस। तो इससे क्या हो सकता है, कोविड केसेस बढ़ सकते हैं। तो जो हमारा ऑब्जेक्टिव है कि वो मास्क नहीं लगा रहे हैं उनको कोविड केयर सेंटर्स में काम कराया जाए ताकि वो मास्क लगाना सीखे, पर इससे क्या हो सकता है, इससे हम तो उनको एक्सपोज कर दे रहे हैं डिजीज के लिए। तो ये न्यूज़ है कि हमारे डिसीजन के कुछ कॉन्सिक्वेंसेज भी हो सकते हैं, तो हमें कॉन्सिक्वेंसेज का ध्यान रखते हुए कोई डिसीजन लेना चाहिए। ये mRNA टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है कि mRNA टेक्नोलॉजी क्या होती है हम यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले क्या बनता था, पहले वैक्सीन इस हिसाब से बनती थी। फॉर एग्जांपल ब्रिटिश फिजिशियन एडवर्ड जेनर ने ऑब्जर्व किया था कि जो डेयरी फार्मर्स है वो स्मॉल पॉक्स के लिए इम्यून हो जाते हैं अगर उनको पहले से कोई ड्रेडेड पैथोजन का बहुत ही हल्का वर्जन से वो कॉन्ट्रैक्ट हो चुके हों। तो इससे उन्हें पता चला कि अगर हम किसी को वीक एंड जर्म से इनएक्टिवेटेड दे देंगे, वैक्सीन दे देंगे, तो क्या होगा, जब एक्चुअली अटैक करेगा वायरस तो उनके अंदर एंटीबॉडीज पहले से प्रेजेंट होगी और वो इसके लिए रिएक्ट कर पाएगी। अब ये जो नई टेक्नोलॉजी mRNA, ये कैसे बेस्ड है, ये मैसेंजर RNA सिर्फ इंस्ट्रक्शंस देता है कि आपको इस तरीके का प्रोटीन रिलीज करना है। जैसे उसमें वीकेंड जर्म्स या फिर इनएक्टिवेटेड वायरस नहीं डाला जाता बॉडी में, बस बॉडी को इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि आपको इस तरीके का प्रोटीन रिलीज करना है। फिर बॉडी अपनी कैपेसिटी से उस प्रोटीन को रिलीज करती है ताकि उस अगर वायरस आए तो वो उस पर रिएक्ट कर सके। तो हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं, द वैक्सीन यूजेस अ नोवेल अप्रोच इन प्रिपेयरिंग द ह्यूमन इम्यून सिस्टम फॉर अ कोरोना वायरस अटैक। तो अभी जो फाइजर की वैक्सीन है, जो मॉडर्ना की वैक्सीन है, वो mRNA पर ही बेस्ड है। 18th सेंचुरी में जो ब्रिटिश फिजिशियन थे एडवर्ड जेनर, उन्होंने ऑब्जर्व किया था कि बहुत सारे डेयरी फार्मर्स है वो इम्यून हो गए स्मॉल पॉक्स के लिए, क्योंकि उससे पहले उन्हें उस पैथोजन का कोई स्मॉलर वर्जन या बेनाइन वर्जन, हल्का वर्जन से कॉन्ट्रैक्ट हो चुके थे। तो उससे उन्होंने वैक्सीनेशन का आइडिया है कि वैक्सीन ऐसी बनाई जा सकती है कि हम लोगों को वीकेंड जम्स दे दें उनकी बॉडी में, ताकि जब असली में वायरस आए ज़्यादा क्वांटिटी में तो वो उससे रिएक्ट कर सके, क्योंकि उनके बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज प्रेजेंट होंगी। लेकिन जो फाइजर और बायोएनटेक की वैक्सीन है वो mRNA पे बेस्ड है। वो कैसे काम करती है, द मैसेंजर RNA, द जैब इज एडमिनिस्टर्ड ऑन द अपर आर्म, द mRNA देन वर्क्स लाइक अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो वो एक तरीके की इंस्ट्रक्शन देती है टू इनेबल द आर्म मसल सेल टू मेक द स्पाइक प्रोटीन, की आर्म मसल सेल्स को बोलती है कि आपको एक स्पाइक प्रोटीन बनाना है जो कि कोरोना वायरस से लड़ सके। द बॉडी देन यूजेस इट्स कैपेसिटी टू रिकॉग्नाइज फॉरेन ऑब्जेक्ट्स। फिर बॉडी अपनी कैपेसिटी को यूज करके फॉरेन ऑब्जेक्ट्स को रिकॉग्नाइज करती है और एंटीबॉडीज उसके लिए बना लेती है। Enabling the human body to produce replicas of a pathogen is easier and safer than creating weakened viruses in laboratories. तो पहले क्या होता था, वैक्सीन बनाने के लिए आपको वीकेंड वायरस बनाना पड़ता था ताकि आप उसकी बॉडी में डाल सकें, पेशेंट्स की बॉडी में, या फिर किसी हेल्दी पर्सन को वैक्सीन दी जाती है तो हेल्दी पर्सन की बॉडी में आप वीकेंड वायरस डाल सके। लेकिन ये वर्जन ज़्यादा अच्छा है mRNA का, जिसमें आपको सिंपली इंस्ट्रक्शंस देने पड़ते हैं। लेकिन जो mRNA है वो बहुत अनस्टेबल मॉलिक्यूल है और इसको हमें बहुत सब जीरो टेम्परेचर्स में रखना पड़ता है। अगर हम सब जीरो टेम्परेचर्स में नहीं रखेंगे तो ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो जो फाइजर की बायोएनटेक वैक्सीन है उसके लिए -70 डिग्री सेल्सियस चाहिए, वरना वो ब्रेक हो जाएगा। तो इसके लिए कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज़ की थोड़ी दिक्कत आती है जो mRNA टेक्नोलॉजी से बनी हुई वैक्सीन होती हैं। तो अब ये आर्टिकल था। दूसरा आर्टिकल ये है, ऑथर ने बोला है कि किसी भी डिजीज़ के क्योर के लिए दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती थी, पहली नॉलेज और दूसरा विजडम। और नॉलेज और विजडम एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट भी करते हैं, सप्लीमेंट भी करते हैं। जैसे हम देख रहे हैं एडवांसमेंट हुई है पिछले 50 साल में, तो नॉलेज ने ओवर पावर कर दिया है
विजडम को, क्योंकि नॉलेज ने ट्रीटमेंट्स को बहुत इजी और प्रेडिक्टेबल बना दिया है, इसलिए हम नॉलेज पर ज़्यादा डिपेंड हो गए, धीरे धीरे विजडम खत्म होता जा रहा है। लेकिन कोविड-19 पैंडेमिक में हमें विजडम की ज़रूरत थी, क्योंकि हमें इस डिजीज़ के बारे में ज़्यादा पता नहीं था, क्योंकि डिजीज़ पहली बार आई थी। तो जिन नेशंस ने विजडम के थ्रू एक्ट किया उन्होंने तो इसको कंटेन कर लिया वायरस को, लेकिन जिन नेशंस ने विजडम के थ्रू नहीं एक्ट किया और जो नॉलेज के थ्रू एक्ट किया कि धीरे धीरे इन्फॉर्मेशन आ रही उसके थ्रू, तो वो अच्छे से एक्ट नहीं कर पाए। तो उसमें ऑथर ने बोला कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इंडिया इसके क्लासिक एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने विजडम का यूज नहीं किया और उनके सिटीजन को हेवली पे करना पड़ा। अब ऑथर ने बोला अब एक होप आई है वैक्सीन के रूप में। ऑथर ने बोला होप नेसेसरी है बट इट कैन ऑल्सो बी अ टूल ऑफ सेल्फ डिसेप्शन एंड दस नीड्स टू बी टेम्पर्ड विद कॉशन। होप इन रियलिटी इज द वर्स्ट ऑफ ऑल एवल्स बिकॉज इट प्रोलॉन्ग्स द टॉर्मेंट्स ऑफ ए मैन। ऑथर ने बोला कि होप इन रियलिटी वर्स्ट है किसी भी एवल के लिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि हमारी जो इंसान की क्षमता होती है किसी भी चीज़ को झेलने के लिए, तो वो और प्रोलॉन्ग होने लगती है। अभी 250 ऑड वैक्सीन हमने देखी, तो इसमें से कुछ वैक्सीन के ट्रायल के रिजल्ट्स आ गए हैं, मॉडर्ना वैक्सीन, एस्ट्राजेनेका वैक्सीन, और इसके अलावा ब्रिटेन ने फाइजर वैक्सीन को अप्रूव भी कर दिया अपने यहाँ यूज़ करने के लिए नेक्स्ट वीक से। अब एफडीए भी यूज़ करने वाला, इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन देने वाला है वैक्सीन को, ताकि उनके यहाँ भी लग जाए, क्योंकि यूएसए में बहुत ज़्यादा वायरस फैल भी रहा है। इसके अलावा ऑथर ने बोला कि कुछ एडवर्स इफेक्ट है जो कि हमें पता ही नहीं है वैक्सीन के बारे में, क्योंकि हिस्टोरिकली ये देखा गया जो वैक्सीनेशन मॉडल्स है वो इम्यूनिटी प्रोवाइड करा देते हैं, मोमेंट्री इम्यूनिटी, पर वो डिजीज ट्रांसमिशन को नहीं ब्रेक कर पाते हैं। और कोविड-19 में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि डिजीज ट्रांसमिशन ब्रेक हो। दूसरी बात यह है कि किसको कितनी डोज देने ये भी डिसाइडेड नहीं है, क्योंकि हमने देखा कि एस्ट्राजेनेका ने जब 2 डोजेस दी जा रही तो 90% रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है, और जब 1 डोज दी जा रही तो 70%। तो हमें ये भी नहीं पता कि कितनी डोज दी जाए तो कितनी इम्यूनिटी डेवलप होगी। तीसरी बात हमें ये नहीं पता है कि जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होंगी भी कि नहीं होंगी, क्योंकि ये देखा गया है कि पोस्ट कोविड इन्फेक्शन जिनको कोविड हो भी चुका उनके अंदर भी बॉडीज में एंटीबॉडीज मिली ही नहीं वायरस के खिलाफ, तो ये भी एक बात है। उसके अलावा ऑथर ने बोला कि जो हमारा कंट्री इंडिया, वहाँ पे वैक्सीनेशन देना सिर्फ एक बायोलॉजिकल प्रोसेस नहीं है, हमारे यहाँ सोशल फिनोमेना, क्योंकि हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा इनइक्वालिटीज़ है और इतनी बड़ी पॉपुलेशन को वैक्सीनेशन प्रोवाइड कराना एक मेहनत टास्क है, इसलिए हमें पॉलिसी बनानी पड़ेगी उसके लिए। और हमारे कंट्री में बहुत ज़्यादा डिस्पैरिटीज़ है, इकोनॉमिक, सोशल, बायोलॉजिकल, और मासेस में न्यूट्रिशन स्टेटस की दिक्कत। अगर आप सिर्फ वैक्सीन दे दोगे, उनको खाने को नहीं मिल रहा, तो उनकी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करेगी वैक्सीन को, ये तो कुछ पता ही नहीं है। और जेंडर वेरिएबिलिटीज बहुत ज़्यादा है। एक सर्वे हुआ तो उससे पता चला था कि बॉयज जनरली हैव अ हायर वैक्सीनेशन कवरेज देन गर्ल्स। उसके अलावा पुअर न्यूट्रिशन है इंडिया में, तो ये भी इम्यूनाइजेशन फेलियर का एक कारण हो सकता है। हमें नहीं पता 189 मिलियन अंडर नरिश इंडियंस कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे कोविड-19 वैक्सीन के लिए। ऑथर ने एक डेटा दिया है कि हम यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है इस कंट्री में पिछले 40 साल से चल रहा है, उसके बाद भी EUIP कवरेज 60 से 65% है। तो हम कैसे ये बता सकते हैं कि 90% वैक्सीनेशन हो जाएगा कोविड-19 के लिए। अभी तक जो UIP जो पिछले 40 साल से चल रहा है उसका कवरेज 65% से ऊपर नहीं गया, और हमें कोविड-19 का वैक्सीनेशन का कवरेज 90% चाहिए। ऑथर ने बोला अब एक और दिक्कत यह है कि हमारे लॉजिस्टिक्स में बहुत गैप्स हैं, तो सबको रूरल एरिया तक हमें वैक्सीन प्रोवाइड करानी है, वहाँ पे इतना ज़्यादा लॉजिस्टिक्स में गैप है, तो इसके लिए हमें एक पॉलिसी मेकिंग चाहिए। हमारे यहाँ कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर की दिक्कत है। और ऑथर ने बोला है कि जो भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, पॉलिटिकल विजडम है, उनको अपना विजडम लगा के एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द वैक्सीन डिटरमाइन करनी चाहिए। Our response to the COVID-19 pandemic has generally been lethargic, lackluster and lacking in wisdom. ऑथर का कहना है कोविड-19 में जो हमारा रिस्पॉन्स था वो बहुत ही लेथार्जिक था, तो हमें वैक्सीनेशन में पहले से तैयार रहना चाहिए और एक ट्रांसपेरेंट और यूनिफॉर्म अकाउंटेबिलिटी सिस्टम बनाना चाहिए, क्योंकि वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन एंड एप्लीकेशन ये नीड ऑफ द आवर है। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। यहाँ पर बांग्लादेश में रोहिंग्याज हैं, तो बांग्लादेश ने डिसाइड किया कि हमको एक भसनचार आइलैंड है उनके यहाँ का, कि अब वहाँ पर उनको ट्रांसफर कर रहे हैं। Authorities Bangladesh have begun relocating thousands of Rohingya refugees to an isolated island. तो जो उनका आइलैंड है भसनचार, वहाँ पर कोई भी इनहेबिटेंट नहीं रहता, वहाँ पे कोई भी नहीं रहता था पिछले 20 सालों से। तो अब वहाँ पर वो वैसे भी मानसून रेंज के टाइम वहाँ पर फ्लड आ जाती थी, तो वहाँ पर फ्लड प्रोटेक्शन एम्बैंकमेंट्स बनाना शुरू कर दिए गए, हाउसेस, हॉस्पिटल्स, ये सारी फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन वो वहाँ पर अभी भी कोई नहीं रहता था। पर यूनाइटेड नेशंस ने कंसर्न जताया है कि रेफ्यूजीज़ को अलाउ करना चाहिए कि वो फ्री और इन्फॉर्म डिसीजन ले कि वो वहाँ जाना चाहते हैं, रिलोकेट होना चाहते हैं कि नहीं होना चाहते इस भसनचार आइलैंड में। इसके अलावा जो रोहिंग्या थे वो फ्लड हुए थे म्यांमार से। म्यांमार में जो बुद्धिस्ट मेजॉरिटी कंट्री है उनके ऊपर क्रैकडाउन किया गया था, वो मुस्लिम ग्रुप्स थे, तो उनके ऊपर अटैक हुआ था बाय द इंसर्जेंट्स, और उसके बाद उनको वहाँ से भागना पड़ा था, तो वो इंडिया में भी आ गए थे, बांग्लादेश में भी आ गए थे, तो बांग्लादेश में मेनली कॉक्स बाजार में जाकर रहने लगे। तो अब उनको कॉक्स बाजार से रिलोकेट किया जा रहा है भसनचार आइलैंड में।
तो करंट रिफ्यूजी कैंप्स नियर द टाउन्स ऑफ, अभी जो वहाँ पे कॉक्स बाजार रह भी रहे हैं, जो वहाँ पे रिफ्यूजी कैंप्स है वो बहुत ही ज़्यादा ओवर क्राउडेड और अनहाइजीनिक है। डिजीज़ और अनऑर्गेनाइज क्राइम भी डिजीज़ और ऑर्गेनाइज क्राइम भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा, एजुकेशन भी बहुत कम लोगों को मिल रही है और रिफ्यूजीज़ को वहाँ काम करने के लिए भी नहीं अलाउ किया जा रहा है। अभी ये भी नहीं डिसाइड हुआ कि कैसे वो डिसाइड करें कि किनको भस्माचार आइलैंड में रिलोकेट करना है या नहीं करना है। तो ये सारे इशूज़ हैं। इस न्यूज़ में ये कि चाइना का फर्टिलिटी रेट बहुत कम हो गया है, 1.5 पर पहुंच गया है, तो उनकी पॉपुलेशन जो है आने वाले सालों में डिक्लाइन होगी। मेनली इसका ये इस वजह से हो सकता है क्योंकि चाइना की 1 चाइल्ड पॉलिसी थी और उन्होंने अभी 2nd चाइल्ड परमिट किया 2016 से ही। तो यहाँ पर ये बोला गया कि डेमोग्राफर्स ने कि चाइना को मोर टॉलरेंट हो जाना चाहिए बेबीज बॉर्न आउट ऑफ वेडलॉक, और जो कॉस्ट हो रेजिंग और एजुकेटिंग चिल्ड्रन उनको कम करना चाहिए, क्योंकि चाइना का फर्टिलिटी बहुत कम हो गया। किसी भी पॉपुलेशन को स्टेबल करने के लिए जो फर्टिलिटी रेट होता है वो 2.1 होना चाहिए, तभी पॉपुलेशन स्टेबल रहेगी। अगर उससे कम होगा तो पॉपुलेशन डिक्लाइन होना शुरू हो जाती है। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। यहाँ पर मेनली ये न्यूज़ आई थी लास्ट वीक, मैंने आपको बताया था, जो इलेक्शन कमीशन है वो चाहता है कि एनआरआईज को पोस्टल बैलेट के थ्रू वोट देने दिया जाए, क्योंकि एनआरआईज सिर्फ वोट देने के लिए वहां से आए हैं तो ये बहुत बड़ा कॉस्टली अफेयर हो जाएगा, तो उनको हमें अलाउ करना चाहिए पोस्टल बैलेट के थ्रू वोट देने के लिए। तो इस पर बात चल रही है। द कमीशन इन्फॉर्म द गवर्नमेंट दैट इट इज टेक्निकली एंड एडमिनिस्ट्रेटिवली रेडी टू एक्सटेंड द इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम, जो कि वोटर्स वहां पर रहते हैं। जो वोटिंग राइट्स है एनआरआईज के लिए वो पहले नहीं थे, 2011 से उनको अलाउ किया गया था वोटिंग राइट्स के लिए एनआरआईज के लिए। यूएन रिपोर्ट ऑफ 2015 के अनुसार इंडिया डायस्पोरा सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, जो कि 16 मिलियन पीपल हैं। रजिस्ट्रेशन अगर हम उसके कंपैरिजन में देखें, 16 मिलियन पीपल जो हमारे एनआरआई हैं, उसके अलावा कितने लोग हैं ओवरसीज इंडियन जो कि रजिस्टर्ड हैं वोटर्स इन इंडिया, सिर्फ 1 लाख, और उसमें से सिर्फ 25,000 आए थे पिछले लोकसभा इलेक्शन में वोट देने के लिए। तो एक जो इश्यूज हैं तो इनको अलाउ कर देना चाहिए, इस पर बात चल रही है। अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। यहाँ पर ये सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड्स लेवाई ऑफ जीएसटी ऑन लॉटरी। तो कुछ लोग गए थे ये कहने सुप्रीम कोर्ट में कि जो लॉटरीज हैं वो कोई गुड्स नहीं होते, तो उन पर जीएसटी नहीं लगना चाहिए, वो सिर्फ एक्शनेबल क्लेम्स होते हैं एंड कांट बी डिफाइंड एज गुड्स। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर ये बोला ऐसा कुछ नहीं है, इस पर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लग रहा है और ये बिल्कुल ठीक है। तो इन इट्स जजमेंट द सुप्रीम कोर्ट सेड द इंक्लूजन ऑफ एक्शनेबल क्लेम्स इन डेफिनेशन गुड्स, ये बिल्कुल ठीक है और ये कंट्रेरी नहीं है, कोई भी लीगल मीनिंग ऑफ गुड्स है, ना ही इलीगल है ना ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। नेक्स्ट ये है जो एचडीएफसी है, आरबीआई ने उनको बोला है कि आप अपनी हॉल्ट लगा दो डिजिटल लॉन्चेस पर, क्योंकि हम देख रहे हैं कि उनके यहाँ बहुत ज़्यादा पावर कट होता है और ईएमआई भरने में लोगों को बहुत दिक्कत आ रही थी। तो आरबीआई एडवाइज द बैंक टू टेम्परली स्टॉप ऑल लॉन्चेस ऑफ डिजिटल बिजनेस, कि आप अपना डिजिटल बिजनेस के सारे लॉन्चेस बंद कर दो अभी, और एक्टिविटीज़ प्लान उनको अभी रोक दो। सबसे पहले ये देखो जो आपके आउटेजेस होते हैं इंटरनेट बैंकिंग मोबाइल बैंकिंग में, उसको ठीक करने की कोशिश करो, जो कि पिछले 2 साल से चल रहे हैं। I think that's it for today. Thank you and have a nice day. If you like the video, then please like, share and subscribe.